हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है और एपीटी इंस्टीट्यूट की इस चैनल पर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं आईओटी में चैप्टर 1 का ट्यूटोरियल 11, जिसमें हम लोग आईओटी में क्लाउड, फॉग कंप्यूटिंग या बिग डेटा एनालिटिक्स ऐसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, कवर करेंगे और समझेंगे। बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं ये सारे टॉपिक। लेट्स बिगिन दिस क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं आईओटी में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से इंटरनेट के जरिए डेटा स्टोर, प्रोसेस और एक्सेस किया जाता है। इसमें डेटा एप्लीकेशन को स्थानीय कंप्यूटर या सर्वर पर न रखकर रिमोट सर्वर यानी क्लाउड पर स्टोर किया जाता है। यूजर इंटरनेट के जरिए इस डेटा एप्लीकेशन तक कहीं से भी पहुंच सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग लागत को कम करता है, स्केलेबिलिटी बढ़ाता है और मेंटेनेंस आसान बनाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताएं क्या है? ऑन डिमांड सर्विस, जब जरूरत हो तब सर्विस मिल जाती है। प्ले एज यू गो यानी जितनी सेवा उपयोग करेंगे उतना ही भुगतान करना पड़ेगा। स्केलेबिलिटी मतलब सेवाओं को आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। एक्सेसिबिलिटी, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अपडेट, सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ब खुद अपडेट होते रहते हैं। अभी ये तो हो गई थ्योरी, अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। हम लोग ये शब्द बहुत जगह बहुत बार सुनते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। अब यहाँ पर बहुत चीजें जो पॉइंट है वो ध्यान से समझना है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। एक टेक्नोलॉजी है। पहली चीज तो एक टेक्नोलॉजी है, यानी इंटरनेट के माध्यम से उपयोग करने वाली एक टेक्नोलॉजी है। अब ये करती क्या है? इसमें हमें माध्यम क्या चाहिए? इंटरनेट के जरिए से डेटा को स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और एक्सेस, यानी डेटा को रख सकते हो, उस डेटा को प्रोसेस कर सकते, नहीं उस पर काम कर सकते हो और उसको एक्सेस भी कर सकते हो। मतलब जब लेना हो तब ले भी सकते हो उस एक्सेस डेटा को। ये तो हम वैसे भी करते हैं, अपने मोबाइल में हम अपना डेटा रखते भी हैं, डेटा को प्रोसेस भी करते हैं। और मोबाइल से जब हमें, मान के चलिए हमने मोबाइल में एक इमेज क्लिक करी, फोटो खींची किसी की, तो हमारे मोबाइल में ये स्टोर है ना। उसी में हम मोबाइल से एडिट भी कर सकते हैं और जब मन होगा अपनी गैलरी में जाके उस इमेज को देख भी सकते हैं। फिर इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की आवश्यकता क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग से ये डिफर कैसे है? अब वो फोटो जो आपने मोबाइल से खींची थी वो कहाँ रखी है? आपके मोबाइल पर रखी है। सपोज दैट आपका मोबाइल घर पे रखा है और आप कहीं बाहर हो और आपको वो इमेज चाहिए, मिलेगी? सिंपल नहीं मिलेगी ना। या आपका मोबाइल, वो फोटो आपके मोबाइल में है और फोटो आपके बेटे को चाहिए कहीं पर, तो उसे मिलेगी नहीं, आपको उसे व्हाट्सएप से या किसी अन्य माध्यम से भेजनी पड़ेगी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी जगह है जो स्थानीय नहीं है। स्थानीय का मतलब आपका लोकल जगह नहीं है, लोकल कंप्यूटर या सर्वर पर नहीं है। वो एक इंटरनेट पे अननोन जगह है जिसे हम बोलते हैं रिमोट सर्वर। रिमोट मतलब दूर पर रखा हुआ एक सर्वर है जिसे हम क्लाउड बोलते हैं। है सर्वर लेकिन रिमोट अननोन जगह पर है। अब समझ में आया आपको कि ये क्या हुआ? यानी एक सर्वर तो है, एक कंप्यूटर तो है, लेकिन वो आपकी जानकारी के जगह पर नहीं है। वो कहीं, रिमोट सर्वर का मतलब ये होता है, रिमोट का मतलब कहीं दूर रखा हुआ एक कंप्यूटर या सर्वर है जहां पर आपका डेटा रखा जाता है। एक एग्जांपल हमने अभी आपको फोटो का बताया। अब वही फोटो जो आपके मोबाइल में रखी थी, आप एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसे बोलते हैं गूगल फोटो, पता है ना। गूगल फोटो पर आपकी सारी फोटो चली जाती हैं। अब गूगल फोटो को आप एक्सेस कैसे करते हैं? सपोज दैट आपका मोबाइल टूट गया, खराब हो गया, चोरी हो गया, या आपने किसी वजह से मोबाइल को बदल दिया, तो फिर वो जो गैलरी की फोटो थी या कॉन्टेक्ट थे वो आपके कैसे दोबारा मिलते हैं? आप इंटरनेट के जरिए अपनी ईमेल आईडी या पासवर्ड डालते हैं उन सॉफ्टवेयर में, और वही एप्लीकेशन गूगल फोटो के माध्यम से आप रिमोट सर्वर पर रखा हुआ अपना सारा डेटा दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं। आपकी सारी फोटो आ जाती हैं, आपके कॉन्टेक्ट आ जाते हैं। तो जहां पर वो डेटा रखा हुआ था, दैट इज कॉल्ड क्लाउड, उसे बोलते हैं क्लाउड। क्लियर? अब उसकी एक लिमिट होती है, आप लोग देखते हैं 15 GB तक का डेटा वहां रख सकते हो। आवश्यकता पड़ी तो आप उसे बढ़ा भी सकते हो। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप एक जगह जहां पर हो सिर्फ वहीं एक्सेस कर पा रहे हो। आप दुनिया में कहीं भी अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे और उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये उसके फायदे होते हैं, यानी जब जरूरत हो तब आप चीजों को एक्सेस कर सकते हो, सर्विस यूज कर सकते हो। जितनी सेवा है उतना ही उपयोग करें। आपका 15 GB में काम चल रहा है, उतना यूज करिए, उतना का पेमेंट करना है। सेवाओं को आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। हम सर्विस, अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा है तो हम उसे इंक्रीज भी कर सकते हैं साइज, और कम भी कर सकते हैं। कहीं से भी एक्सेस, जहाँ पे भी आप ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के किसी भी जगह पे खोल सकते हो, और वहां पर जो डेटा रखा हुआ है वो खुद ब खुद अपडेट भी होता रहता है। दिस इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। बहुत काम की चीज़ है। लोग अपना डेटा को सिक्योर बनाने के लिए अपनी डिवाइस, अगर हमें लग रहा है कि वो सिक्योर नहीं है, तो उसे सिक्योर रखने के लिए कहीं पे भी डेटा रख देते हैं। दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है? बहुत सारी कंपनियां हैं, गूगल है, अमेजोन है,
बहुत सारी कंपनियां आपको क्लाउड सर्विसेज देती है, कुछ फ्री में देती है, कुछ पैसे से देती है। जैसे गूगल आपको 15 GB डेटा देता है फ्री में। अभी बहुत सारी अलग अलग कंपनियां जो क्लाउड सर्विसेज आपको प्रदान करती है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कितने प्रकार की क्लाउड कंप्यूटिंग हम IoT में यूज करते हैं। यहाँ पर IoT में 3 प्रकार की सेवाओं को बांटा जाता है। SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब इन्हीं तीनों सर्विसेज को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। पहला है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। SaaS में सॉफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से यूजर को उपलब्ध होता है, जिसे यूजर सीधे अपने ब्राउजर में इस्तेमाल कर सकता है। इसमें इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस के नाम दिए हुए। अब इसका मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी हम ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्लाउड पर रखे हैं वहीं से इनको इस्तेमाल करते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम अपने मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर पर जीमेल खोलते हैं, गूगल ड्राइव खोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या जूम है, तो ये हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करने। जीमेल को इंस्टॉल करते नहीं, क्रोम पर जाकर या फायरफॉक्स से हम gmail.com लिख देते हैं, खुल जाता है। गूगल ड्राइव को इंस्टॉल करते हैं नहीं करते हैं, सीधा खुल जाता है ना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जब हमें इंटरनेट के माध्यम से मिलते हैं बिना इंस्टॉल करे, उन्हें हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की कैटेगरी में रखते हैं। इनका उपयोग हम ईमेल करने के लिए, ऑफिस एप्लीकेशंस के लिए, CRM सॉफ्टवेयर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज करते हैं। इनके फायदे क्या है? आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इंस्टॉलेशन का लफड़ा नहीं होता है, अपने आप ऑटो अपडेट भी होते रहते हैं। तो ये सारी कैटेगरी आती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज के रूप में। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के रूप में एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है ये, जहां पर डेवलपर एप्लीकेशन बना सकते हैं, रन कर सकते हैं बिना अंडरलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किए। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, डेटाबेस और डेवलपमेंट टूल पहले से मिलते हैं। अब PaaS क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई सॉफ्टवेयर या किसी प्रकार की एप्लीकेशन बना सकते हो। आपको वो भी इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें पहले से बने बनाए आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, जिन्हीं का इस्तेमाल करके आप अपनी एप्लीकेशन या प्रोग्राम बना सकते हो। जैसे गूगल मैप इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट अजर ऐप सर्विस है या हेरोक्यू है। ये वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट बनाने के लिए, API डेवलपमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके फायदे हैं रैपिड डेवलपमेंट यानी जल्दी से डेवलपमेंट हो जाता है, मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है, कोलेब्रेशन आसान होता है। तो हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ऑनलाइन ही, जो हमें अभी इनको भी इंस्टॉल नहीं करते हैं, बने बनाए चीजें हैं, उन्हीं का हमें यूज करना है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। IaaS में यूजर को वर्चुअली हार्डवेयर जैसे सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें ग्राहक स्वयं ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन आदि इंस्टॉल करता है। जैसे अमेजॉन वेब सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट का अजर है, गूगल कंप्यूटिंग इंजन है। जब कंपनियों को अपना खुद का एनवायरनमेंट बनाना होता है लेकिन हार्डवेयर नहीं खरीदना चाहते, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फायदे क्या है? पूरा कंट्रोल मिल जाता है, हाईली स्केलेबल होता है, सिर्फ इस्तेमाल के आधार पर इनका भुगतान करते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बना बनाया मिल जाता है। आपको कुछ भी खरीदना नहीं है, कुछ भी परचेज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यूज करना है अपना पैसा देके। सिंपल है ना। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जैसे अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल आपको ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। क्लियर? इसी का यूज हम IoT में करने वाले हैं। तो ये थे हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग, तीनों प्रकार थे हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के जो हमने अभी तक पढ़े थे। अब आगे देखने वाले हैं बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। बिग डेटा एनालिटिक्स वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बहुत बड़े, विविध यानी अलग अलग प्रकार के और तेजी से उत्पन्न होने वाले डेटा सेट्स का विश्लेषण यानी एनालिसिस किया जाता है, ताकि उसमें से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की जा सकें। इसका उपयोग लेने, पैटर्न पहचानने, भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। बिग डेटा से आशा उस डेटा से है जो इतने बड़े पैमाने पर होता है कि उसे पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल्स को द्वारा संभालना कठिन होता है। यह स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड तीनों प्रकार का होता है। बिग डेटा एनालिटिक्स कैसे काम करता है ये भी देख लेते हैं। डेटा संग्रह यानी डेटा कलेक्शन, है ना, डेटा प्रोसेसिंग यानी जैसे हैडूप या स्पार्क टूल्स द्वारा, या डेटा विश्लेषण, विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। अब बिग डेटा है क्या ये समझ लेते हैं। बिग डेटा को हिंदी मतलब बहुत बड़ा डेटा, बहुत बड़ा डेटा हो उसी को बिग डेटा बोलते हैं। इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। बस ये है कैसा, ये बहुत बड़ा तो है ये, लेकिन विविध है। विविध मतलब अलग अलग प्रकार का है, उसमें बहुत अलग अलग चीजें हो सकती हैं और तेजी से उत्पन्न होने वाले डेटा सेट्स हैं। तेजी से मतलब वो जो डेटा है ना, वो बहुत तेजी से आता है, तेजी से बदलता है, उसमें तेजी से अपडेशन होते रहते हैं। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? ये तो बिग डेटा हो गया। एनालिटिक्स माने होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस करना, उसमें खोजबीन करना, उसमें काम की चीज निकालना, उसका यूजफुल चीज को तैयार करना, बाकी चीजों को अलग अलग करना, इसी को बोलते हैं एनालिसिस करना। अब वो क्यों करते हैं? ताकि उस पे हम निर्णय ले सकें,
पैटर्न पहचान सकें या भविष्यवाणी कर सकें। सिंपल, अब समझ में आया कि बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। इसके बारे में हम आगे और भी चीजें पढ़ने वाले हैं। बिग डेटा से आशय उस डेटा से जो बड़े पैमाने पर होता है और उसमें पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल्स द्वारा संभालना कठिन होता है। यह स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड तीनों प्रकार का हो सकता है। अब मिलता कहाँ से? ये सोशल मीडिया से है, सेंसर से है, ट्रांजेक्शन से है। जैसे हमें पता है फेसबुक है, फेसबुक हमारा डेटा इस्तेमाल करता है। इंस्टाग्राम हमारा डेटा इस्तेमाल करता है। यूट्यूब है, गूगल है, ये हमारा डेटा इस्तेमाल करता है। क्यों? आप देखते हैं, आप एक बार कहीं पे गूगल पे जूते सर्च कर लो तो दूसरे दिन से आपके सारे प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे जूतों के ऐड आने लगते हैं। इसी को बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स करना। उन्होंने आपका डेटा किया कि भैया ये जो कंज्यूमर है किस चीज को पसंद करा, उन्होंने देखा आपने रीबॉक के जूते सर्च किए तो रीबॉक के जूते के ऐड भेजने लगेगा। इसी को बोलते हैं, यानी आपने क्या सर्च किया, ये हो गया डेटा इकट्ठा करना। फिर उस डेटा को इकट्ठा करके और आपके पास उस डेटा की उसी से संबंधित एडवर्टाइजिंग भेजना, इसे बोलते हैं डेटा एनालिसिस करना, एनालिटिक करना, विश्लेषण करना। क्लियर? इसके लिए बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे हैडूप है, स्पार्क है, ये सारे टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बड़े डेटा से पैटर्न है, ट्रेंड है, यह सहसंबंध निकाले जाते हैं। इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? पहला है वॉल्यूम, बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा करना। वेलोसिटी, बहुत तेज गति से डेटा उत्पन्न और प्रोसेस होता है। वैरायटी, अलग अलग प्रकार का डेटा, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज है, वीडियो है, या सेंसर के लॉग्स हो सकते हैं। वेरासिटी में डेटा की विश्वसनीयता, यानी सही या गलत जानकारी है या इसमें कि नहीं है। वैल्यू, इस डेटा से निकाला गया मूल्यवान सही परिणाम है या नहीं है। ये इसकी विशेषताएं होती हैं बिग डेटा एनालिटिक्स की। क्लियर? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉग कंप्यूटिंग क्या होती है। फॉग कंप्यूटिंग एक डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग मॉडल है जो डेटा प्रोसेसिंग को क्लाउड की बजाय डेटा डिवाइस पर ही स्टोर करके रखता है। इसे एज कंप्यूटिंग का विस्तारित रूप भी कहा जाता है। यह डेटा को सेंसर या आईओटी डिवाइस के पास ही प्रोसेस करता है ताकि कम समय में तेज निर्णय लिया जा सके। इसे सिस्को ने प्रस्तावित किया था और कभी कभी इसे फॉगिंग भी कहा जाता है। फॉग कंप्यूटिंग की विशेषताएं क्या थी? लो लेटेंसी, कम विलंबता, डेटा को पास के डिवाइस पर प्रोसेस करने से तेजी मिलती है। रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, यानी तुरंत निर्णय लेने में सहायक होता है। उदाहरण मतलब ऑटोमेटिक कारों में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। रिड्यूस बैंडविड्थ, क्लाउड तक पूरा डेटा भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। सीमित डेटा क्षेत्र में रहता है जिससे सुरक्षा बढ़ती है। स्थानीय डिवाइस के अंदर अनुसार प्रोसेसिंग भी करता है। अब फॉग कंप्यूटिंग या एज कंप्यूटिंग से मतलब क्या होता है? यहाँ पे डेटा क्लाउड पर नहीं भेजा जाता है, आपकी डिवाइस पर ही डेटा रहेगा और वहीं से डिसीजन भी हो जाएगा। जैसे कार में सेंसर लगा हुआ है। कार में सेंसर है कि जैसे ही हमारे बगल में कोई कार आए या हमारी गाड़ी का हवा कम हो या हमारी गाड़ी में पानी कम हो या विंडो खुली हो तो हमें तुरंत हमारी स्क्रीन पर मैसेज मिल जाए। अब ये डेटा क्लाउड पर गया क्या? नहीं गया, उसने वहीं सेंस किया और वहीं आपके मोबाइल पे या आपकी कार की डिस्प्ले पे भेज दिया। दैट इज कॉल्ड फॉग कंप्यूटिंग। यानी वहां पर क्या है कि डेटा को डिवाइस के पास ही प्रोसेस करेगा, कहीं भेजने का लफड़ा इसमें नहीं होता है। ठीक है, लिखा भी है क्लाउड तक पूरा डेटा भेजने की आवश्यकता नहीं होती है, सीमित क्षेत्र में वहीं के वहीं रहता है। ठीक, क्लियर? अब जैसे रात में मैं अपने कंप्यूटर सेंटर का सीसीटीवी ऑन करके गया और मैंने यहाँ पे सेंसर लगा दिया, जैसे हमारे कोई ताले से छेड़छाड़ करे मेरे मोबाइल पे मैसेज आ जाए, तो वह जैसे ताले से छेड़छाड़ हुई उसने मोबाइल पे मैसेज भेज दिया। सारी चीजें वही है, या बीप 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 करने लगे, आवाज देने लगे हमारा लॉक, तो चीजें डिवाइस के पास ही सेंस हो रही है, नहीं महसूस भी हो रही है और वहीं से उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, आउटपुट भी मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड फॉग कंप्यूटिंग। अब कहाँ कहाँ होता है? स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट में, जहां पर ट्रैफिक सिग्नल से मिलता है और सिग्नल को अपने आप कंट्रोल करता है। भैया यहाँ पे भीड़ ज्यादा हो रही है तो उसी हिसाब से रेड ग्रीन लाइट करता रहता है। स्मार्ट ग्रिड में, जहां पर लाइट का उत्पादन ज्यादा हो रहा है या ज्यादा बैलेंसिंग है, ज्यादा लोड आ रहा है, उसी हिसाब से ये लाइट की सप्लाई को कम ज्यादा करता रहता है। हेल्थ केयर मॉनिटरिंग में, रोगियों जैसे हमारे कोई अस्पताल में बढ़ती है तो वहाँ पे तुरंत होता है कि भाई जैसे उसकी ईसीजी लगी हुई है, हार्ट रेट कम ज्यादा हुआ, बुखार कम ज्यादा हुआ, तो तुरंत उसकी मशीन ने आवाज देना शुरू कर दिया, है ना। इसके बाद वीडियो सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरा का मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि जैसे ही कोई मुझे लगता है कि संदिग्ध गतिविधि मिली तो तुरंत अलर्ट दे से, तो इसे हम वीडियो सर्विलांस में भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी फॉग कंप्यूटिंग। दोस्तों आई होप हम लोगों ने सभी प्रकार के कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। इनके नोट्स बना लीजिए और उसी हिसाब से तैयारी करिए। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए पॉइंट्स और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बनाकर जरूर रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।